हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई सीरीज पोरोशपुर सीजन 3। इसके पहले 2 सीजन मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीजन 3 का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीजन 3 स्टार्ट होता है पोरोशपुर राज्य से, जहाँ की महारानी है स्नेहलता। स्नेहलता की बेटी चंद्रिका अब पोरोशपुर का राज्य संभालने वाली थी और स्नेहलता ने डिसाइड किया था कि वो हर हालत में चंद्रिका को प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि पोरोशपुर की गद्दी पर अभी भी काफी लोगों की नजर थी। जिसके बाद हम चंद्रिका को देखते हैं, जो आज काफी ज्यादा टेंशन में थी, क्योंकि आज उसे भविष्य की किताब देखनी थी, जहाँ पर उसका भविष्य क्या है ये उसे पता चलने वाला था। इसलिए चंद्रिका काफी ज्यादा टेंशन में थी। वहाँ पर उसके साथ ज्योतिषी भी थे और यशोधन था। एक्चुअली यशोधन पोरोशपुर के मित्र राज्य का राजा था और उसी के पास पोरोशपुर की खजाने की चाबियां थी। यशोधन वहां आकर डोर अनलॉक करता है, जिसके बाद चंद्रिका अंदर जाती है। ज्योतिषी उसे बताते हैं कि उसे कोई भी एक पन्ना ओपन करना होगा और उसी पन्ने पर चंद्रिका का भविष्य होगा। जब चंद्रिका अंदर जाकर पन्ना ओपन करती है तो वो देखती है कि पोरोशपुर पर अब किसी आदमी का राज्य होने वाला था और ये देखकर सभी लोग काफी शॉक थे। साथ ही उसमें यह भी बताया गया था कि इस अमावस्या की रात को चंद्रिका की मौत होगी और ये देखने के बाद चंद्रिका काफी डर जाती है। वो इस बारे में स्नेहलता को बताती है, तो स्नेहलता उसे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो चंद्रिका को बचाने के लिए कुछ भी करेगी। जिसके बाद हम पोरोशपुर के सेनापति को देखते हैं, जिसका महामंत्री के साथ अफेयर चल रहा था और वो दोनों प्लान बना रहे थे कि वो चंद्रिका को मारकर पोरोशपुर के सिंहासन पर बैठ जाएंगे। जिसके बाद हम स्नेहलता को देखते हैं, जो ज्योतिषी से मिलने जाती है। वो उनसे पूछती है कि चंद्रिका की मौत का कोई सॉल्यूशन निकाले, तो ज्योतिषी उसे बताते हैं कि चंद्रिका की शादी अमावस की रात से पहले हो जानी चाहिए, लेकिन उसकी शादी किसी ऐसे लड़के के साथ होनी चाहिए जिसकी कुंडली में शनि का वास हो। अगर चंद्रिका की शादी किसी ऐसे लड़के के साथ हो जाएगी तो चंद्रिका की जान बच जाएगी। अब ये सुनने के बाद स्नेहलता उनसे कहती है कि वो जल्दी से ऐसा लड़का ढूंढे और गुरुजी बताते हैं कि यशोधन के नक्षत्र वैसे ही है। अब ये सुनने के बाद स्नेहलता अपने सैनिकों से कहती है कि वो यशोधन को बंदी बनाकर लाए। जब यशोधन को वहां पर लाया जाता है तो स्नेहलता उसे कहती है कि उसे चंद्रिका से शादी करनी होगी। अब यशोधन को चंद्रिका पहले से ही पसंद थी, इसलिए वो शादी के लिए मान जाता है। जिसके बाद हम सेनापति को देखते हैं, जो एक दासी के साथ रोमांस कर रहा था, लेकिन तभी वहां पर महामंत्री आती है और सेनापति को समझाती है कि वो अपने काम पर ध्यान रखे। लेकिन अगले ही दिन उस दासी को सैनिक मार देते हैं, क्योंकि वो दासी यशोधन पर हमला करने वाली थी। अब ये देखने के बाद सेनापति काफी डर जाता है, क्योंकि वो दासी के साथ रिलेशन में था, यानी कि वो भी फंस सकता था। जिसके बाद हम स्नेहलता को देखते हैं, जो एक आदमी से पूछताछ करते हुए उसे मार देती है। तभी वहां पर स्नेहलता की खास दासी चंपा आती है और स्नेहलता उसे कहती है कि वो पता लगाए कि किसके कहने पर वो दासी यशोधन को मारने गई थी। जिसके बाद चंपा महामंत्री के पास जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि महामंत्री ने उस दासी को भेजा था कि वो यशोधन को मार दे, लेकिन वो नाकामयाब हो गई और उसकी मौत हो गई। जिसके बाद चंपा महामंत्री के साथ रोमांस करने लगती है और वो महामंत्री को मार देती है। एक्चुअली चंपा सेनापति के साथ मिली हुई थी, इसलिए दोनों ने मिलकर महामंत्री को खत्म कर दिया था, ताकि सेनापति अकेला पोरोशपुर पर राज कर सके। जब चंपा सेनापति को बताती है कि उसने महामंत्री को मार दिया, तो सेनापति चंपा को भी मार देता है, ताकि किसी को पता न चले कि महामंत्री की मौत के पीछे किसका हाथ था। जिसके बाद हम चंद्रिका को देखते हैं, जो शादी के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन तभी उसके ऊपर कोई हमला करता है, लेकिन वहां पर स्नेहलता थी। एक्चुअली स्नेहलता जानती थी कि कोई ना कोई चंद्रिका पर हमला करेगा, इसलिए वो चंद्रिका का गेटअप लेकर उसके रूम में बैठी थी। अब स्नेहलता उस आदमी के साथ फाइट करने लगती है और उसे पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि सेनापति था। ये देखकर स्नेहलता काफी गुस्सा हो जाती है और उसे मार देती है। जिसके बाद हम चंद्रिका को देखते हैं, जो शादी के मंडप में जा रही थी, लेकिन तभी वहां पर स्नेहलता आती है और इमोशनल होकर चंद्रिका को हक करती है और उसी दौरान स्नेहलता चंद्रिका को मार देती है। ये देखकर सभी लोग वहां पर काफी ज्यादा शॉक थे। जिसके बाद स्नेहलता यशोधन से कहती है कि वो उसके साथ शादी करे और फिर इंटीमेट हो जाए। ये सुनने के बाद यशोधन काफी शॉक था। वो स्नेहलता से कहता है कि वो कैसी माँ है जिसने अपनी बेटी को ही मार दिया। ये सुनने के बाद स्नेहलता उसे बताती है कि ऐसा करने के लिए उसे चंद्रिका ने कहा था। एक्चुअली चंद्रिका और स्नेहलता जब बात कर रहे थे, तो चंद्रिका ने स्नेहलता से कहा था कि यशोधन के साथ शादी के बाद भी चंद्रिका की मौत को बस थोड़े दिनों के लिए टाला जा सकता है, इसलिए चाहे जो भी हो चंद्रिका का मरना तय था।
इसलिए चंद्रिका स्नेहलता से कहती है कि वो उसी मुहूर्त पर चंद्रिका को मारे जिससे चंद्रिका का पुनर्जन्म हो जाएगा। चंद्रिका स्नेहलता से कहती है कि वो उसे मारने के बाद यशोधन के साथ संबंध बनाए ताकि स्नेहलता के पेट से ही चंद्रिका का पुनर्जन्म हो। अब स्नेहलता इसके लिए नहीं मान रही थी, लेकिन चंद्रिका कहती है कि वो इस तरह से डर डर के नहीं जीना चाहती। इससे अच्छा है कि वो खत्म हो जाए और फिर से पुनर्जन्म ले। जिसके बाद स्नेहलता ने उसकी बात सुनकर उसे मार दिया। अब ये बात सुनकर यशोधन स्नेहलता की मजबूरी समझ जाता है और वो स्नेहलता के साथ शादी करके उसके साथ इंटीमेट होता है। जिसके बाद 9 महीने से बीत जाते हैं और स्नेहलता को एक बेटी होती है। स्नेहलता ये देखकर काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन यशोधन कहता है कि उसकी बेटी फिर से पैदा तो हो गई लेकिन जी नहीं पाएगी। ये बोलकर यशोधन उस बच्ची को एक दासी के पास देता है और उसे कहता है कि वो इस बच्ची को खत्म करे और पुरुषपुर से कहीं दूर चली जाए। जिसके बाद वो दासी बच्ची को लेकर वहां से चली जाती है। ये सब देखकर स्नेहलता समझ जाती है कि यशोधन ने उसे धोखा दिया। यशोधन कहता है कि वो तो स्नेहलता को पहले ही मारना चाहता था, लेकिन वो लोगों को क्या रीजन देता, इसलिए वो रुका हुआ था। लेकिन अब वो लोगों से कह सकता है कि डिलीवरी करते वक्त रानी स्नेहलता की जान चली गई, साथ ही उन्होंने जिस बच्चे को जन्म दिया था वो मरा हुआ था। ये बोलकर वो स्नेहलता को मार देता है। जिसके बाद वो वैद्य को बुलाता है, तो वैद्य जब स्नेहलता को चेक करता है तो वो बताता है कि स्नेहलता मर चुकी है, लेकिन वैद्य ये भी बताता है कि स्नेहलता के पेट में एक और बच्चा है। ये सुनने के बाद यशोधन काफी शॉक था। जिसके बाद वो वैद्य स्नेहलता का पेट फाड़कर उस बच्चे को निकालता है। वो भी एक बेटी ही थी और यशोधन उसे भी मारना चाहता था, लेकिन ज्योतिषी उसे कहते हैं कि ये लड़की जिस नक्षत्र में जन्मी है, अगर उसे आप मार दिया तो यशोधन के साथ काफी बुरा होगा, इसलिए इस लड़की को 21 साल तक जिंदा रखना होगा। साथ ही जब कोई माँ मरती है और उसके बाद बच्चे को जन्म देती है तो वो बच्चा बिल्कुल माँ की तरह होता है। अब ये सब सुनने के बाद यशोधन ज्योतिषी से कहता है कि वो इस बच्चे को अपने पास ही रख ले। जिसके बाद 21 साल बीत जाते हैं और 21 सालों तक पुरुषपुर पर यशोधन राज करता है। तो वही ज्योतिषी को जो बच्ची दी गई थी उसे उसने विष कन्या बनाया था और उसका नाम था भूमिका, जो दिखने में बिल्कुल स्नेहलता जैसी थी। और स्नेहलता को बचपन से यही सिखाया गया था कि उसे हर हालत में राजा यशोधन और पुरुषपुर की रक्षा करनी है, इसलिए स्नेहलता उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। जिसके बाद हम राजा यशोधन को देखते हैं, जो पड़ोस के राज्य की रानी को लेकर आया था। उसका नाम प्रियदर्शिनी था और यशोधन चाहता था कि वो प्रियदर्शिनी के साथ शादी करे, लेकिन प्रियदर्शिनी इसके लिए तैयार नहीं थी। उसे पूरा यकीन था कि उसका पति आदित्य उसे लेने के लिए जरूर आएगा। तो वही हम राजा आदित्य को देखते हैं, जो अपनी वाइफ प्रियदर्शिनी के लिए काफी परेशान हो रहे थे और वो डिसाइड करते हैं कि वो पुरुषपुर जाकर प्रियदर्शिनी को लेकर आएंगे। लेकिन तभी उनके पास उनकी दासी सहिती आती है और आदित्य से कहने लगती है कि वो पुरुषपुर ना जाए, क्योंकि पता नहीं क्यों सहिती को बचपन से ही पुरुषपुर से काफी डर लगता था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सहिती कोई और नहीं बल्कि चंद्रिका का पुनर्जन्म है और सहिती राजा आदित्य से प्यार करती थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि राजा आदित्य पुरुषपुर जाए, क्योंकि वहाँ पर काफी खतरा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस दाई माँ ने स्नेहलता की पहली बेटी को नहीं मारा था, उसने उसका नाम सहिती रखा था और वो उसे दूसरे राज्य लेकर गई थी। लेकिन सहिती को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं था। उसे बीच बीच में विजन्स आते, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पाती थी। जिसके बाद हम राजा आदित्य को देखते हैं, जो यशोधन से मिलने आता है और उसे कहता है कि वो रानी प्रियदर्शिनी को छोड़ दे, नहीं तो वो उसके साथ जंग करेगा। अब ये सुनने के बाद यशोधन कहता है कि वो रानी प्रियदर्शिनी को छोड़ देगा, लेकिन आदित्य को अपना आधा राज्य उसे देना होगा। अब ये सुनने के बाद आदित्य काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन यशोधन कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रुके और शांति से कोई फैसला करे। जिसके बाद आदित्य भी उसकी बात मान लेता है। तो वही हम प्रियदर्शिनी को देखते हैं, जो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी उसे भूमिका दिखती है और प्रियदर्शिनी उससे हेल्प मांगने लगती है, लेकिन भूमिका फिर से उसे यशोधन को दे देती है, क्योंकि भूमिका यशोधन के लिए वफादार थी। ये देखने के बाद रानी प्रियदर्शिनी काफी ज्यादा गुस्सा थी, लेकिन बाद में वो भूमिका के पास जाती है और उसके साथ रोमांस करने लगती है। एक्चुअली प्रियदर्शिनी भूमिका को मारना चाहती थी, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि भूमिका एक विष कन्या थी। लेकिन फिर भी प्रियदर्शिनी जिंदा थी, ये देखकर सब लोग शॉक थे, क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी नहीं था जो भूमिका के जहर से बच पाया था। जिसके बाद हम राजा आदित्य को देखते हैं, जिसके पास रात को भूमिका आती है और उसके साथ रोमांस करके उसे मार देती है। अब जैसे ये बात सहिती को पता चलती है, तो वो राजा आदित्य की मौत का बदला लेने के लिए यहाँ पर आती है और राजा यशोधन पर हमला करती है, लेकिन अचानक से रुक जाती है,
क्योंकि उसने सपने में यशोधन को कई बार देखा था। अब यशोधन जब सईती को देखता है तो वो समझ जाता है कि सईती कोई और नहीं स्नेहलता की बेटी है और चंद्रिका का पुनर्जन्म, और वो सईती को चंद्रिका कह के बुलाता है। जिसके बाद सईती उसे सब कुछ पूछने लगती है कि उसे ऐसे सपने क्यों आते हैं। तो यशोधन उसे झूठ बोलता है कि पिछले जन्म में उसकी माँ स्नेहलता ने उसे मार दिया था ताकि वो पोरशपुर पर राज कर सके, लेकिन बाद में स्नेहलता की भी मौत हुई और उसका भी पुनर्जन्म हुआ है, और वो कोई और नहीं बल्कि भूमिका है, और उसी ने राजा आदित्य को भी मारा है। अब ये सब सुनने के बाद सईती काफी शौक थी। यशोधन सईती से कहता है कि वो भूमिका को मार दे और अपना बदला ले। जिसके बाद सईती काफी गुस्सा हो जाती है और भूमिका को मारने के लिए निकलती है। तो वही हम भूमिका को देखते हैं जो यशोधन की बातें सुन रही थी। एक्चुअली यशोधन ने वहाँ पर उसी दासी को बुलाया था जिसने सईती को संभाला था। वो उस दासी पर काफी गुस्सा था क्योंकि उसने सईती को जिंदा रखा। अब यशोधन और उस दासी की बातें सुनकर भूमिका को सच्चाई पता चल गई थी और उसे अपना पिछले जन्म का पूरा फ्लैशबैक याद आता है। जिसके बाद हम सईती को देखते हैं जो भूमिका को मारने आती है, लेकिन भूमिका उसे रोकती है और सारी सच्चाई बता देती है कि किस तरह यशोधन ने उनकी माँ को मार दिया, जिसके बाद उन दोनों को भी मारने की कोशिश की। अब भूमिका और सईती सारी सच्चाई समझ चुकी थी, साथ ही वो ये भी समझ चुकी थी कि वो दोनों बहनें हैं। जिसके बाद वो दोनों फैसला करते हैं कि वो यशोधन को अब सबक सिखा कर रहेंगे। तो भूमिका कहती है कि उन्हें इसमें रानी प्रियदर्शनी की मदद लेनी होगी। जिसके बाद सईती जाकर रानी प्रियदर्शनी से बात करती है। रानी प्रियदर्शनी काफी दुखी थी क्योंकि आदित्य की मौत हो गई थी। वो कहती है कि अगर यशोधन ने उनके साथ जबरदस्ती शादी की तो वो खुद को खत्म कर लेगी, लेकिन सईती कहती है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगी। जिस पर प्रियदर्शनी का कहना था कि उन्हें यशोधन के साथ साथ भूमिका को भी खत्म करना होगा क्योंकि भूमिका काफी ज्यादा खतरनाक है। अब ये सुनने के बाद सईती उसे बता देती है कि भूमिका उसकी सगी बहन है और वो दोनों स्नेहलता की बेटियां हैं। वो रानी प्रियदर्शनी से कहती है कि वो चिंता ना करे, वो दोनों मिलकर उसकी रक्षा करेंगी। जिसके बाद हम रानी प्रियदर्शनी को देखते हैं जो यशोधन के साथ शादी कर लेती है, जिसके बाद उसके साथ रोमांस करने लगती है। तभी बीच में जब राजा यशोधन का ध्यान नहीं था वो उसे मार देती है। अब जैसे ही वो राजा प्रियदर्शन को मारती है तभी वहाँ पर सईती आती है और रानी प्रियदर्शनी उसे भी मार देती है और कहती है कि अब वो पोरशपुर की महारानी बनेगी। जिसके बाद उसने भूमिका को भी जेल में डाल दिया था। जिसके बाद रानी प्रियदर्शनी का राज्याभिषेक होता है और वो पोरशपुर की रानी बन जाती है। तो वही हम भूमिका को देखते हैं जो सभी सैनिकों को मार देती है और कहती है कि पोरशपुर पर हमेशा स्नेहलता का राज रहेगा। ये बोलते हुए वो वहाँ से निकलती है और यहीं पर ये सीजन एंड हो जाता है। तो ये थी पोरशपुर सीजन 3 की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।